नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक इन्फ्लेशन का पोर्शन होगा और एक अनएम्प्लॉयमेंट का। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में कहते हैं कि a persistent increase in the general price level and the fall in real value of money is known as inflation। मीन्स कि अगर लगातार प्राइस लेवल में इंक्रीज आता जाएगा और जो पैसे की वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो इट्स मीन्स कि महंगाई स्टार्ट हो गई है, इन्फ्लेशन होना शुरू हो गई है। कि जो चीज़ पहले प्रोडक्ट वही है, सर्विसेज वैसे ही हैं, लेकिन जो पहले कभी सस्ती मिला करती थी उनके बदले में आपको पैसा पे कम करना पड़ता था, अब पैसा आप पे ज़्यादा कर रहे हैं तो इट्स मीन्स कि पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, जो कि रिफ्लेक्ट क्या करेगी, इन्फ्लेशन को करेगी। और जनरल प्राइस लेवल से प्राइसेस का अप हो जाना भी कहलाएगा इन्फ्लेशन। अब पर बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स मीन्स के बहुत ज़्यादा पैसा दे के आप बहुत कम चीज़ें जब परचेज करना शुरू करते हैं तो इट्स मीन्स के महंगाई स्टार्ट हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं तो इट्स मीन्स के ये महंगाई है। अब वो चीज़ें जो है वो कंज्यूमर गुड्स होनी चाहिए, कैपिटल गुड्स नहीं होनी चाहिए। साफ सा है कि कैपिटल गुड आप एक भी खरीदेंगे तो उसके लिए आपको लाखों में पे करना पड़ेगा, तो इट्स मीन्स के आप फिर कहेंगे कि मैंने चंद चीज़ें खरीदी हैं लेकिन लाखों में पैसा पे किया है, जिसका मतलब है महंगाई नहीं। कंज्यूमर गुड्स जब आप चंद चीज़ें खरीदेंगे और बदले में आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा तो इट्स मीन्स के कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है। और सैमुएल्सन के अकॉर्डिंग इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ ए प्री डिटरमाइंड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये जो बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं इससे मिला के अगर देखें तो कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मीन्स के जहाँ पर जो कंज्यूमर है वो एक से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होगा और उन चीज़ों की जो कीमत होगी अगर वो अब मैयर करें किसी प्रीवियस ईयर के साथ, तो अगर उनका रेट पहले की निस्बत ज़्यादा आता है तो वो क्या हो चुकी होगी, कंट्री के अंदर महंगाई हो चुकी होगी। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि पहले मैं 4 चीज़ें खरीद कर लाया था तो मैंने उनका पे किया था 5000, नेक्स्ट मंथ सेम वही 4 चीज़ें खरीदने जाऊँगा, अब मैंने उनका पे किया है 6000, तो कितना प्राइस के अंदर चेंज आया वो मेजर करेंगे तो हम कहेंगे कि 1000 रुपीज़ पहले से ही चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। अगर वो परसेंटेज में निकालेंगे या इंडेक्स उसका कैलकुलेट करेंगे कि पहले की निस्बत अब चीज़ें कितनी महंगी हो चुकी हैं, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे कि 6000 है करंट डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100 करके वो परसेंटेज निकालेंगे कि कितने परसेंट से ये महंगाई हुई है या कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये कहलाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कि जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है उस प्राइस का इंडेक्स क्या निकला है पहले और अब। ये जो चेंज ये इससे जो आंसर आएगा वो आपका चेंज बताएगा, और अगर वो जनरल प्राइस लेवल से अप जाएगा तो इट्स मीन्स के प्राइसेस पहले से ज़्यादा हो गई हैं। तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सीपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। मीन्स अगर देखा जाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को मेजर करते हैं तो उसके लिए है सीपीआई। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इंडेक्स नंबर एक चैप्टर पढ़ा था, याद है इंडेक्स नंबर, चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9 पढ़ा था जिसमें लेस्पेट, पास्चर, फिशर, बल्कि आप अभी उसके बाद ये मैथ वाले और स्टैट्स, ये मैथ अभी कंप्लीट हुई है ना, स्टैट्स शुरू हुई, ठीक है। जहाँ हमने एंड किया इससे अगला चैप्टर ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की मदद से हमें पता चलता है कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो पहले की निस्बत महंगी मिली है कि पहले की निस्बत हमें सस्ती मिली है। तो ये एक मेथड होता है जिससे हम इन्फ्लेशन को जो है वो मेजर किया करते हैं। अगर तो आंसर पॉजिटिव में आएगा यानी कि परसेंटेज पॉजिटिव में चली जाएगी तो महंगाई होगी, वो जितने परसेंट से इंक्रीज होगा वो इन्फ्लेशन, और अगर डिक्रीज होता है तो डिफ्लेशन यानी कि जनरल प्राइस लेवल से हम नीचे आ गए।
बाकी की पॉइंट्स एज रिगार्डिंग इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन के बारे में कहते हैं इट इज अबाउट एन एब्सोल्यूट राइज इन जनरल प्राइस लेवल रेदर देन रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फर्क, अगर ये कि हमने चैप्टर जहां क्लोज किया था उससे अगला टॉपिक ये था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स, जैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अगर चैप्टर का नेम हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था QMS का, तो उसमें हमने कहा था कि एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के डाटा कितना फैला हुआ है, वैल्यूज कितनी फैली हुई है, उसमें कुछ एब्सोल्यूट्स होंगी कुछ रिलेटिव होंगी। एब्सोल्यूट में ये होता है कि जो डाटा जिस यूनिट में आपने लिया है आंसर भी वो एग्जैक्ट उसी यूनिट में आपको दे, और रिलेटिव में ये होता है कि आपने उनका कोएफिशिएंट या परसेंटेज या जिस यूनिट में आपने डाटा लिया है उस यूनिट में नहीं बल्कि आपको रेशो या परसेंटेज में उसका आंसर मिलता है। तो वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है ये आपको एग्जैक्ट इंक्रीज इन प्राइस बताएगी, कोई रिलेटिव नहीं होगा। मींस के किसी किस्म का उसके अंदर डाउट नहीं होगा, जो भी वो परसेंटेज आपको बताएगी वो एब्सोल्यूट बताएगी, रिलेटिव नहीं होगी। ओनली राइज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इन चेंज इन प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कि सिर्फ कीमतों का बढ़ जाना, सॉरी सिर्फ वैल्यू का उस गुड्स की बढ़ जाना ये इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। ये अगर कोई प्रोडक्ट की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है तो उसकी वजह से अगर उसकी वैल्यू में इजाफा है या प्राइस ज़्यादा है तो इट्स मीन्स के ये इसमें किसी किस्म की कोई इन्फ्लेशन नहीं है। ये वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू अब क्या है, पहले क्या थी। उसके बाद इट कंसीडर्स एवरेज प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स रेदर अ पार्टिकुलर। इसमें जो आप इन्फ्लेशन देखेंगे वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके नहीं देखेंगे बल्कि आपको बास्केट ऑफ गुड्स को देखना होगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को देख के आप अंदाजा लगाएंगे कंट्री के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आप रेगुलरली खरीद रहे हैं मंथली बेस पे या वीकली बेस पे या फोर्टनाइटली बेस पे, वो जितनी भी आप चीज़ें खरीदते हैं उनका जो भी बिल बनता है अगली दफ़ा सेम आप वही चीज़ें अगर खरीदने जाएं और उनका बिल पहले की निस्बत ज़्यादा बने तो इट्स मीन्स कि अब इन्फ्लेशन हुई है, अब कोई प्राइस लेवल के अंदर कोई इंक्रीज आया है। अदरवाइज कोई एक प्रोडक्ट को देख के आप ये नहीं कहेंगे कि ये प्रोडक्ट पहले से महंगी हो गई है। हो सकता है कि गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती हो या उसकी कंजम्पशन को रोकना चाहती हो, उसकी वजह से उसके ऊपर टैक्स पहले की निस्बत ज़्यादा कर दिया गया हो या उसकी प्राइस लेवल को अप कर दिया गया हो। इट कंसीडर्स ओनली persistent rise in overall price level rather of a particular means कि सिर्फ एक साल के अंदर कोई कीमत का बढ़ना ये इन्फ्लेशन नहीं होगा, लगातार उनका इंक्रीज होते रहना। जैसे कि 2023 में जो प्राइसेस थी 2024 में उससे अपोज है, 2025 में उससे प्राइस लेवल अपोज है और 2026 में उससे प्राइस लेवल जो है वो अपोज है। इट्स मींस कि ये जो लगातार प्राइस लेवल में इंक्रीज आ रहा है ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा इन्फ्लेशन। अब ये प्राइसेस हमने पहले भी वैसे देखे हैं कि रियल रेट क्या होगा और नॉमिनल रेट क्या होगा। रियल होगा जिसमें इन्फ्लेशन नहीं होगी और नॉमिनल होगा विद इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन नॉमिनल से माइनस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा जी, रियल। और अगर रियल में इन्फ्लेशन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नॉमिनल। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि रियल इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन रेट। और ये हम इंटरेस्ट रेट में नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट के साथ पढ़ के आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट वैसा ही है। अब मेजरिंग इन्फ्लेशन, अगर हमने इन्फ्लेशन को मेजर करना है तो उसका एक आला बताया हुआ है जो कि क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। CPI होता है द मेजर ऑफ द वेट एवरेज ऑफ ए प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मींस जितनी भी आपने प्रोडक्ट खरीदी है, अब बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि अगर आप एक घर की बास्केट देखेंगे तो उसके अंदर किचन का सामान भी होगा, उसके अंदर बच्चों की ग्रॉसरी भी होगी, इसके अंदर बच्चों की स्टेशनरी भी होगी, घर के छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो भी होगी, घर की सफाई के रिलेटेड चीज़ें भी होंगी। मीन्स कि एक घर की जो बास्केट ऑफ गुड्स बनेगी, जब मार्केट में जाएंगे तो जो खरीद के लाया जाएगा उसमें सब्जियां भी होंगी, फ्रूट्स भी होंगे, दूध भी होगा, इसके अलावा किचन ये सारा सामान होगा, ये बास्केट ऑफ गुड्स कहलाता है। और इसमें जो जो कीमत आपने पे की होगी सबका एवरेज लेने के बाद
जो भी एक या सम करने के बाद कीमत को उसको कंपैरिजन करेंगे उससे पिछले माह या उससे पिछले ईयर में जो आपने वो प्रोडक्ट खरीदी होंगी उस प्राइस पे, तो जो भी एक रेट निकलेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, सीपीआई कहलाएगा। फिर उसका आप कंपैरिजन करेंगे बेस के साथ, फिर उससे प्रीवियस ईयर होगा तो दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा वो परसेंटेज चेंज में निकलेगा। अगर वो पॉजिटिव निकलता है इट्स मींस कि इन्फ्लेशन है, और अगर वो नेगेटिव निकलेगा तो डिफ्लेशन। हाउ टू मेजर सीपीआई? सीपीआई को कैसे मेजर करेंगे? तो सीपीआई इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस चेंजेस फॉर ईच आइटम इन द प्री डिटरमाइंड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले तो आप ये चेंज देखेंगे कि हर एक प्रोडक्ट में कितना कितना चेंज है, फिर वेटेड आर असाइन्ड टू ईच आइटम बाय देयर इंपॉर्टेंस। फिर हम उनको वेट देंगे, हर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग, या हर एक को एक इंपॉर्टेंस के बराबर लाने के लिए। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि एक प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 80 है और एक प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 37 है, तो मेरी कोशिश होगी कि इसको भी मैं ऐसा वेट दूं कि ये उसके बराबर जाके ठहरे। तो मैं कह दूंगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें कि इसकी वैल्यू भी उस 80 के बराबर ऑलमोस्ट जाके पहुंचे। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 74 बनेगा। तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट अब इम्पोर्टेंस में दोनों इक्वल हैं, तो हमने जो वेट असाइन करना है वो उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फाइनली वेटेड एवरेज इज कैलकुलेटेड, और हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो भी वो आंसर निकलेगा उससे हम हेल्प आउट लेंगे कि क्या इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन। लेट्स सपोज हमें कहता है सीपीआई 2021 टोटल वेटेड इंडेक्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ये इसका फॉर्मूला है कि अगर सीपीआई को कैलकुलेट करना है तो आप वेटेड इंडेक्स निकालें डिवाइडेड बाय टोटल वेट करें, या सिंपल सीपीआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सीपीआई इज इक्वल टू करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इससे किसी एक ईयर का आपके पास जो है वो इंडेक्स निकलेगा, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का। अगर सीपीआई ये 1 निकला है तो सीपीआई 2 अगले साल का निकालने के लिए करंट प्राइस उसकी डिवाइडेड बाय बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्राइस, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारे पास 2 सीपीआई आ जाएंगे। अब परसेंटेज चेंज देखने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर परसेंटेज चेंज देखना है इन सीपीआई तो वो होगा न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। इस फॉर्मूला की मदद से भी आप सीपीआई को कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो बुक में फॉर्मूला दिया गया है आप उसकी मदद से भी सीपीआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सीपीआई का फॉर्मूला उसने बता दिया कि टोटल वेटेड इंडेक्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट, कि जितने वेट से आपने जितना वेट दिया होगा उस वेट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक एवरेज आ जाएगा। क्योंकि हम अगर यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो कहीं ना कहीं ये मीन वाले फॉर्मूला से रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी टोटल वेटेड इंडेक्स आपके पास निकला है डिवाइडेड बाय टोटल वेट, पहले आप इंडेक्स निकालेंगे, उस इंडेक्स को आपने वेट से मल्टीप्लाई करना, यानी कि एक प्राइस इंडेक्स निकलेगा उसको एक वेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो आपके पास बन जाएगा वेटेड इंडेक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल वेट। याद हो तो हमने एक क्लास वाला क्वेश्चन किया था जिसमें N1A1 प्लस N2A2, याद है ये वाला क्वेश्चन कि एक बैच में इतने स्टूडेंट उनका एवरेज ये, दूसरे बैच में इतने स्टूडेंट उनका एवरेज ये, तीसरे बैच में इतने स्टूडेंट इनका एवरेज ये। डिवाइड आपने क्या किया था, फिर सबको जितने स्टूडेंट उनका जो एवरेज मल्टीप्लाई करते थे तो समीशन x आ जाता। बिल्कुल यहाँ पर आप ऐसा ही समझें कि ये उस एवरेज का एक वेट है कि जितने स्टूडेंट का है, ये भी एवरेज का एक वेट है तो डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 किया था। तो सेम यही शक्ल उस फॉर्मूला की भी बनती है कि टोटल वेट इंडेक्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये चीज़ वही बन गई कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय वेट, प्राइस मल्टीप्लाई बाय वेट, प्राइस मल्टीप्लाई बाय वेट डिवाइडेड बाय वेट। तो जो भी आपके पास वेट आएगा उस पर डिवाइड कर देंगे। अब उसने प्राइस बताई है हमें किसी एक प्रोडक्ट की 10 मल्टीप्लाई बाय वेट है 1100 डिवाइडेड बाय 100 किया तो आंसर निकला है 110।
अब ये 110 जो हमारे पास आंसर आया है ये इस सीपीआई का आया है, यानी कि करंट प्राइस इंडेक्स आई है। अगर बेस से हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या निकलेगा 10%। तो ये जो 10% आंसर आया होगा हम कहेंगे ये 10% प्राइस पहले की निस्बत क्या हो गई है ज़्यादा। तो ये इन्फ्लेशन का एक रेट है कि इन्फ्लेशन 10% से इंक्रीज हुई। ये मैं नोट्स आप लोगों को एक इस चैप्टर के अलग से भेजूंगा जिसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने हाउ टू मेजर सीपीआई बस ये देखना है, वो अलग से मैंने बनाया। उसके अंदर एक क्वेश्चन भी है, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज के साथ उसे दिया गया है। इसके बाद आते हैं जी लिमिटेशंस ऑफ सीपीआई। ये इंपॉर्टेंट है लिमिटेशंस ऑफ सीपीआई, इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ सीपीआई में अंदर सबसे पहले कहते हैं कि नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव। जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस मेथड को हम यूज करते हैं वो है सीपीआई। सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसमें होती है बास्केट